विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसमें समझें विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल यानी युद्ध के बाद की स्थिति क्या बनी है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध भी 2 खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ और मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्र, इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। यानी 2 खेमों के बीच युद्ध हुआ और 6 साल तक ये युद्ध चला। यह युद्ध ज़मीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी, यानी इतना नुकसान हुआ था, इतनी तबाही हुई थी। माना जाता है कि इस युद्ध में जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। मतलब जो इससे पहले जो युद्ध हो गए हैं उनमें मोर्चे पर ज़्यादा सेना मरती थी, लोग मरते थे। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। इसमें कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया, यानी आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ और सामाजिक रूप से भी। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा होने वाला था, यानी फिर से सब कुछ निर्मित करना ये बहुत कठिन काम था। सबसे बहाली मतलब हर क्षेत्र में बहाली करना कठिन काम था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से, यानी आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था अमेरिका, और दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थीं। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में लाके खड़ा कर दिया। अब समझें युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। मतलब पहला सबक उन्होंने ये सीखा कि उत्पादन भी बढ़ाना होगा और उसका उपभोग भी बढ़ाना होगा, तभी हम आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का उपभोग हो, इसको बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो और स्थिर हो आमदनी। यदि रोज़गार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोज़गार भी ज़रूरी था, लेकिन बाज़ार पूर्ण रोज़गार की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बाज़ार में तो उतार चढ़ाव आता रहता है। कीमत, उपज और रोज़गार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल ज़रूरी था, यानी बाज़ार में उतार चढ़ाव ना आए, इसके लिए सरकार का देखना ज़रूरी था, दखल ज़रूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था, यानी विश्व के दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध कैसे बनाना है
इससे संबंधित था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था, यानी विश्व स्तर पर आर्थिक स्थिति व्यवस्था बनाने का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए, यानी जितने भी देश आपस में विदेश व्यापार करेंगे उनके लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसको संक्षेप में कहते हैं, की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसी बैंक को आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक भी कहा जाता है, का गठन किया गया और इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, यानी हटा सकता है। वीटो का मतलब है निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।